हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के द्वारा संचालित बोर्ड कक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण संग्रह है प्रश्नों का, उनमें हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो 30 जून 2020 को होने वाली है और अब उस एग्ज़ाम के लिए आपको घर पर तैयारी करने के लिए काफ़ी समय मिल रहा है, जिसमें आपको केवल एसएसटी और मैथ्स दो ही विषय की तैयारी करनी है। तो इसके लिए मैंने बोल दिया कि आप आराम से घर पर पूरी बुक है उसको निकालो। कोई भी प्रश्न में समस्या है तो आप मेरे को वो कमेंट बॉक्स में लिखो और मेरे से उसका समाधान है वो आप पाओ। दूसरी बात, इसके अलावा मैंने आपको क्या बता रखा है, मैं आपको हर एक टॉपिक का संक्षेप में जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं उनका साथ में रिवीजन करवा रहा हूँ और उसी श्रृंखला में मैं आपसे 17, 18 और 19 इन 3 टॉपिकों का मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। अब उसी श्रृंखला में आज हम 16 नंबर टॉपिक है, उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनकी हम बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो इसके जो मुख्य फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आता है आपका घनाभ का, यानी क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड में देखो आपको 3 इसके 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक इसका होता है संपूर्ण पृष्ठीय, टीएस की बात कर रहे हैं, जो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ पर L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई और H का मतलब ऊंचाई। इसके बाद इसका CS यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो होता है 2HL प्लस B। फिर आयतन का होता है L इंटू B इंटू H। विकर्ण का होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है ना। फिर घन यानी आप क्यूब की बात करे हो, जिसका TS होता है 6A स्क्वायर, इसका CS होता है 4A स्क्वायर और इसका आयतन होता है A क्यूब। आयतन का मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। विकर्ण यानी डायगोनल होता है इसका A√3। तो ये तो आपने अभी इन 2 के सीख लिए हैं। अब देखो एक जो आपका होता है इसमें बेलन होता है यानी सिलेंडर। सिलेंडर के देखो फॉर्मूले आपको वो भी देखो याद रखने पड़ेंगे। तो देखो इसमें पहले आपको याद रखना जो TS होता है इसका होता है 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H। एक इसका होता है CS जो होता है 2 पाई R H। एक इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है पाई R स्क्वायर H। ये तीनों इसके क्या रखना आपको बेलन के लिए भी फॉर्मूले जो है वो ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा देखो आपका जो आता है शंकु आता है, यानी कोण की बात करूँ मैं। अब देखो कोण के लिए आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं वो ध्यान में रखने हैं। जैसे इसका TS होगा पहले, यानी पाई R ब्रैकेट में R प्लस L। एक इसका CS हो गया है जो होता है पाई R L। एक इसका जो आयतन है वो बेलन का 1/3 भाग होता है, इन 1/3 पाई R स्क्वायर H, जहाँ पर इनमें एक रिलेशन होता है L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यह आपको कोण के लिए याद रखना है। उसके बाद देखो अब हम बात करते हैं गोला की। जो गोला होता है उसके लिए TS आपका होता है 4 पाई R स्क्वायर, इसका CS होता नहीं है। इसका आयतन क्या होता है आपका 4/3 पाई R क्यूब। और उसके बाद में अगर आप बात करें किसकी, अर्ध गोला की। जो अर्ध गोला होता है इसके लिए आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, कौन सा, इसका जो TS है वो होता है 3 पाई R स्क्वायर। इसका जो CS है वो होता है 2 पाई R स्क्वायर और इसका जो आयतन है वो आपका होता है कितना 2/3 पाई R क्यूब, ठीक है। ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। अब देखो मैं बीच में एक बार देखो पहले आपको छोटी सी बात और बता दूं कि अभी जैसे मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि मेरे को ये प्रश्नावली वो पूरी कंप्लीटली पढ़नी है। तो देखो मैंने जो आप अभी जिस चैनल पर आप ये जो देख रहे हैं प्रश्नों का संग्रह, ये आप RK मैथ क्लास मंडावा पर देख रहे हैं, ठीक है ना, RK मैथ क्लास मंडावा पर। इसमें देखो आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे, अगर आपको कोई प्रश्नावली के सारे प्रश्नों का अध्ययन करना है, स्टडी करना है, तो देखो मैंने कुछ एक्सरसाइज उनके देखो मैंने सारे प्रश्न करवा रखे हैं। जैसे एक्सरसाइज नंबर 1 मैंने पूरी कंप्लीटली इसमें डाल रखी है। फिर एक्सरसाइज नंबर 3 है वो मैंने पूरी कंप्लीटली डाल रखी है। फिर एक्सरसाइज नंबर 4 है उसके सारे प्रश्न मैंने डाल रखे हैं। फिर एक्सरसाइज 6 है वो है, उसके बाद में एक्सरसाइज 7 है वो अभी रनिंग में है, चल रही है वो भी। इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 15, फिर एक्सरसाइज नंबर 17, फिर एक्सरसाइज नंबर 18, फिर एक्सरसाइज नंबर, बस इतने टॉपिक हैं वो मैंने इनको सारों को जितने भी प्रश्न हैं वो सारे मैंने यहाँ प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने, यानी 10th क्लास के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी आपको। जब आप चैनल के अंदर जाओगे ना तो देखो चैनल में क्या होता है, एक तो यहाँ पर जो मैंने आपका होम पेज होता है, यहाँ पर फिर एक वीडियोज़ का पेज होता है ऊपर साइड वाले में, यहाँ पर एक होता है प्ले लिस्ट का। अब प्ले लिस्ट में जब आप ओपन करोगे, क्लिक करोगे, तो यहाँ देखो नीचे आपको 2 प्ले लिस्ट बनी नजर आएगी। एक तो आएगी 12th क्लास के लिए, एक आएगी 10th क्लास के लिए। तो जब आप 10th क्लास वाले को ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको ये जो मैंने टॉपिक लिखे ना, ये 8 टॉपिक आपके, इन 8 टॉपिकों के आपके सारे के सारे वीडियो है वो एक साथ ही मिल जाएंगे। और वहाँ से आप जो आपको जिस टॉपिक में जो क्वेश्चन देखना वो आप वहाँ से आराम से दे सकते हैं। अब देखो प्रश्न मिलेंगे किस तरह से, जब आप उन प्ले लिस्ट को खोलोगे, जैसे मान लो आपने
टॉपिक नंबर मान लो आपने 1 नंबर खोला, तो वहाँ पर वहाँ लिखा हुआ मिलेगा कि आपको टॉपिक नंबर 1 है, यानी एक्सरसाइज 1 लिखी हुई मिलेगी। और उसमें बाद में मैंने प्रश्नों का क्रम नहीं देखा, मैंने पार्ट लगा रखा है, पार्ट नंबर 1 उसी में, फिर एक्सरसाइज नंबर 2, फिर आ गया पार्ट नंबर 2। यानी पार्ट नंबर 1 में तो क्या आएगा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन और उसको शुरुआत के प्रश्न आएंगे, पार्ट नंबर 2 में उसके आगे वाले प्रश्नों का हल आएगा, फिर पार्ट नंबर 3 में उससे आगे वाले, फिर पार्ट नंबर 4 में उससे आगे वाला। ऐसे मतलब जितने जैसे मान लो 5 या 6 जितने पार्ट हैं, वो सारे पार्टों में आपको उस प्रश्नावली पूरी कंप्लीट है, उसका आपको जो सॉल्यूशन है वो वहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो बाकी जो टॉपिक बचे हैं उनका रिवीजन में साथ में करवा रहा हूँ, और साथ में इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इतने टॉपिक, ये दोनों 8 टॉपिक है, ये बिल्कुल आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, उनका आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ और जो प्रश्न है इसके अंदर, जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, जैसे आपके यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले हैं, वो भी आपको देखो इसमें याद करने हैं। जैसे अर्ध जो आपका गोला तो हो गया ना इसमें, इसके जैसे मान लो बाद में आपका खोखला गोला होता है, या खोखला अर्ध गोला होता है, या खोखला बेलन होता है, उनके देखो कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको उस टाइम लिखवाए थे, तो वो भी आपको वैसे ही उनको याद कर लेना है। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, जो देखो एक बात इसमें आपको और ध्यान रखनी है साथ में, जैसे 1000 जो सेंटीमीटर क्यूब होता है उसका मतलब ऐसा क्या होता है आपका 1 लीटर होता है, और 1 मीटर क्यूब होता है उसका मतलब ऐसा क्या होता है 1000 लीटर। ये बात भी आपको दिमाग में रख के चलनी है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है 1000 लीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो मैंने बता रखा आपको सबसे छोटी राशि आपकी होती है मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर अलग से उसमें आपकी एक डेसीमीटर भी आती है, ठीक है ना, सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर भी आती है, फिर आती है मीटर, फिर डेकामीटर आती है, फिर आती है आपकी किलोमीटर, ये होती है। और इनमें सब में आपका क्या होता है 10-10 के हिसाब से इनका गैप होता है। तो देखो 10 मिलीमीटर को मिलाओगे तो क्या बनेगा 1 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर लाइक क्या बनेगा 1 डेसीमीटर बनेगा, फिर 10 डेसीमीटर बना क्या बनेगा आपका 1 मीटर बनेगा। इसी तरह आपका 100 सेंटीमीटर का क्या बनेगा 1 मीटर बनेगा। लेकिन उसके बाद देखो 10 मीटर का क्या बनेगा आपका डेकामीटर बनेगा 1, और 1000 मीटर का क्या बनेगा आपका 1 किलोमीटर। तो ये इसमें रिलेशन है वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको देखो इससे समझे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको अभी समझाई है। अब देखो जो मेरी दृष्टि में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी देखो मैं बात कर लेता हूँ। बाकी ये बात आप कभी मत सोचना कि जो प्रश्न मैंने बताए हैं केवल वही एग्जाम में आएंगे, इनके अलावा प्रश्न भी देखो एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि अब समय कम है तो सारे देखो प्रश्न है उनको बता पाना संभव नहीं है। केवल कुछ चुनिंदा प्रश्न है, जो प्रश्न आप मेरे से बार बार पूछते रहते हो वही प्रश्न आपको मैं बताऊंगा, और वो प्रश्न आपके क्या साथ में इम्पोर्टेंट भी है, और वो प्रश्न आप उनको एक बार आराम से देख लो। तो देखो अगर हम बात करें तो पहले हम देखो 16.1 की बात करते हैं। तो देखो 16.1 में मैंने यहाँ पर देखो 2 प्रश्नों का चयन किया। पहले 16.1 जो उदाहरण है उनमें से एक तो मैंने उदाहरण नंबर इसमें 6 का चयन किया है। उदाहरण नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है एक समांतर षट फलक की लंबाई चौड़ाई का ऊंचाई का अनुपात आ रहा है 6:5:4। तो यानी लंबाई तो मानेंगे आप 6x और चौड़ाई मानेंगे आप 5x और ऊंचाई मानेंगे आप कितनी 4x। जब अनुपात में है ना तो इनको आप एक अक्ष के साथ गुणा करके मान लेंगे 6x 5x और 4x। और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे पास क्या रहा है, इसका जो टीएस है वो आपके पास आ रहा है 333 और ये 00 सेमी स्क्वायर, ये आपको इस तरह से दे रखा है। तो आपको इस समांतर षटफलक का क्या निकालना है, जो आयतन है वो आपको प्राप्त करना है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, पहले मान लिया आपने शुरुआत में, अब समांतर जो षटफलक है, समांतर षटफलक का टीएस आपको दिया गया कितना 3300 इन 3 और 00। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपका क्या था 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बराबर आएगा 3 और ये 00। अब इसमें आपको LB का इन सबका मान रखना है, तो हमारा मान 6x गुणा 5x और प्लस 5x गुणा 4x प्लस 4x गुणा 6x, और उधर मेरे पास आएगा 333 और ये 00। अब इसको जब आप देखो सरल करोगे तो मान आपका आएगा 6×30x स्क्वायर, फिर आएगा 20x स्क्वायर, उसके बाद में आएगा 24x स्क्वायर, उधर आ रहा है मेरे पास 3 और ये 00। अब इसको सरल करके पहले आप x का मान यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। तो देखो उनको जोड़ा आपने 50, फिर आ रहा है मेरे पास 74x स्क्वायर, उधर आ रहा है 3 और ये 00। अब सरल करने पर आपका मान आएगा 3 00 बटे में आएगा 2 गुणा 74।
अब इसमें आपको क्या करना है, पहले इसमें जो भाग वगैरह है वो लगा करके आपको क्या निकाल लेना है, अक्स का जो मान है वो आप यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। और जो आपका अक्स का मान है यानी यहाँ पर जो अक्स स्क्वायर है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। फिर अक्स का मान क्या आ जाएगा, √225, और अक्स का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, 15। ये तो पहले आपको इसमें क्या निकालना है, जो अक्स है वो प्राप्त करना है। जब आपने अक्स प्राप्त कर लिया है तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, जो LBH है उसका मान लिख देंगे। तो आपके पास L का मान तो क्या हो गया, 6 × 15 यानी 90 हो गया। और B का मान क्या हो गया आपका, 5 × 15 यानी 75 हो गया। और H का मान है 4 × 15 यानी 60 हो गया। ये सेंटीमीटर में आ रहा है क्योंकि आपको जो शुरुआत में षटफलक का आयतन दिया गया था वो देखो आपको यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया था, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसका आयतन निकालना है। तो आप लिखोगे षटफलक का आयतन, यानी जो क्यूबॉइड है उसका आपको आयतन फाइंड करना है, वॉल्यूम जो जाएगा L × B × H। यहाँ सबका मान रखना आपको 90, 75 और ये 60, इन सब का मल्टीपल करवा लोगे और जो आपको उत्तर प्राप्त होगा वो क्या जाएगा, षटफलक का आयतन आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो मैंने इसमें एक पहला प्रश्न था जो मेरी दृष्टि में क्या है इंपॉर्टेंट, उसको मैंने आपको बताया है। बाकी मैंने बोल दिया कि पढ़ने आपको सारे प्रश्न है, छोड़ना एक भी नहीं अगर आपको पूरे नंबर प्राप्त करने हैं तो। लेकिन फिर भी मैं जो मेरे को इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न लगते हैं या जो आपको प्रश्न हार्ड लग सकते हैं वो प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक इसमें आप दूसरा प्रश्न देखो जो मेरी दृष्टि में क्या है इंपॉर्टेंट है। तो उस प्रश्न की अगर हम देखो बात करें तो उसमें मैंने लिया आगे क्या, जो आपका एक एग्जाम्पल आता है और वो एग्जाम्पल है मेरे पास कौन सा, 8 नंबर का एग्जाम्पल। इसी यानी 16.1 जो आपका 8 नंबर का एग्जाम्पल उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपके पास क्या रहा है, धातु के 3 समान घनों की कोर, यानी आपके पास 3 घनों की कोर आ रही है। यानी A1 का मान तो मेरे पास क्या है, 3 सेमी है, और A2 का मान मेरे पास क्या है, 4 सेमी है, और A3 का मान मेरे पास कितना है, 5 सेमी है। अब देखो इनको पिघला करके आपको क्या बनाना है, एक नया घन बनाना है, और नए घन की आपको क्या निकालनी है, कोर की लंबाई आपको प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले आप मान लेंगे, माना नए घन की जो कोर है वो आपको माननी पड़ेगी A सेंटीमीटर। अब देखो इसमें आप लगा दो प्रश्नानुसार शर्त लगा दो। प्रश्नानुसार शर्त लगाने का मतलब नए घन का जो आयतन होगा, नए घन का आयतन वो किसके बराबर आएगा, प्रथम घन का आयतन, प्रथम घन का आयतन प्लस द्वितीय घन का आयतन प्लस तृतीय घन का आयतन। ये मैंने आपको तरीका बता रखा है। यानी जब आप एक वस्तु को पिघला करके दूसरी वस्तु बदलते हैं उस टाइम हमेशा जो आयतन है वो कभी चेंज नहीं होता है, दोनों का आयतन आपका हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो नए घन का जो आयतन है उसको तो आपने दिया A3, इन तीनों का होगा A1 क्यूब, A2 क्यूब और ये A3 क्यूब। उसके देखो बाद में क्या करना है, ये A क्यूब तो आपको प्राप्त करना है। A1 का मान है मेरे पास 3 का क्यूब, फिर ये 4 का क्यूब और ये 5 का क्यूब। अब A क्यूब का मान मेरे पास आ गया कितना, 27, और ये आ गया मेरे पास कितना, 64, और ये आ गया 125। अब देखो इन सबको जब आप जोड़ोगे तो आपके पास मान कितना आएगा, 7 और 4 11, 11 5 16, असल 11 है, 1 2 3 और 3 6 9, 2 2 11, असल 11 भी, और 1 1 2 2 16 आ गया। अब A का मान मेरे पास क्या आएगा, इसका लेना पड़ेगा आपको, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया है, 6 सेंटीमीटर। तो आपने जो नए घन की भुजा है वो कितनी प्राप्त कर ली है, 6 सेंटीमीटर आपने प्राप्त कर ली है। अब देखो हम जो 16.1 प्रश्नावली है देखो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखो उनको भी हम बातें कर लेते हैं। तो उसी श्रृंखला में देखिए आपको एक तो देखो इसमें आपको जो ये 2 नंबर प्रश्न है वो तो आपका हो गया ना, इसके जैसे सेम टू सेम घन की जो भुजा दे रखी है वो आपका। दूसरा देखो आपको क्या करना है, एक जो इसमें आपका प्रश्न संख्या 4 है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी का है। यानी आपको जो इसका प्रश्न संख्या 4 है 16.1 का वो देख लो। इस टॉपिक को देखो हम 2 पार्टों में इसका देखो रिवीजन कर लेंगे। एक पार्ट का तो रिवीजन मैं आपको आज करवा देता हूँ और जिसका सेकंड पार्ट है उसका रिवीजन मैं आपको कल करवा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो इसमें आज हम कर लेंगे 16.2 तक के प्रश्नों का रिवीजन और बाद में कर लेंगे 16.3 और 4 के प्रश्नों का रिवीजन। तो इसमें देखो आपको प्रश्न संख्या 4 को देखना है एक बार। 4 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी का है। यानी घन का पृष्ठीय, यानी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 100 सेमी स्क्वायर। ये घन का नहीं है, देखो घन का जो एक पृष्ठ होता है ना, एक साइड की बात करें आप, जैसे मान लो ये घन आपके पास, इस घन में क्या करना आपको, केवल एक साइड की बात कर रहे हो। देखो इसमें 6 साइड होगी ना आपकी, तो उसके कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। तो इन 6 में से जो एक फेस है ना आपका, चाहे आप इसमें कोई वाला ले लो, ये वाला आपने फर्स्ट वाला लिया, तो इस एक फेस का क्षेत्रफल आपको दिया गया कितना, 100 सेमी स्क्वायर,
ठीक है ना। तो अब जो घन होता है उसका प्रत्येक फेस क्या होता है, वर्गाकार होता है। जब वर्गाकार होता है तो इसमें फॉर्मूला कौन सा आएगा, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कम आएगा, यानी बराबर क्या रहा है 100। ए का मान मेरे पास क्या आ गया है 10 सेमी। तो ये 10 सेमी क्या आ गया, ये इसकी भुजा आ गया, भुजाने का मतलब ये सारे बराबर था ना आपस में, यानी घन की भुजा आपके पास आ गई 10 सेमी, ये भी 10 सेमी और ये भी 10 सेमी, ये सारी 10 सेमी हो गई, ठीक है ना। अब प्रश्न में क्या पूछा है, इसको यदि आधार के समांतर समतल द्वारा काटकर दो बराबर घनों में बांट दिया जाए। अब इसको क्या करना आपको, दो बराबर घनों में बांट देना ऐसे, यानी यहां से काटेंगे आप इसको इस तरह से, और काटने के बाद में देखो इसको आपने दो बराबर घन बना लिए हैं। अब देखो जैसे आप देखो इसके दो बराबर घन बनाओगे तो देखो आपके पास नया डायग्राम इस तरह से बनने वाला है ये, यानी एक तो आपके पास इस तरह से बन जाएगा ये घन, और दूसरा जो घन आपका है वो आप जब यहाँ से काटेंगे तो आपके पास इस तरह से बन जाएगा है दूसरे वाला जो घन है वो, और दूसरे वाला जो घन बनेगा वो आपका कुछ इस तरह से, यानी जो घन है उसको घन को काटने बाद दोनों क्या बनेंगे, आपके दो घनाभ बन जाएंगे। और दो घनाभ बन, उसमें क्या हो गया, देखो लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम टू सेम 10 पड़ी है, चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो ऊंचाई आपकी यहाँ 5 नीचे बच गई और 5 ये बच गई इसकी ऊपर बच गई, तो ये आपके पास क्या आ गई 5 सेमी, इसकी भी 10 और ये 5। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि जो आपको बराबर जो भाग प्राप्त हुआ है, समतल भाग, समान भाग, उस घनाभ का क्या निकालना आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपको प्राप्त करना है। तो देखो इसके लिए आपके पास एल का मान तो हो गया है 10 सेमी, और बी का मान मेरे पास हो गया 10 सेमी, और एच का मान हो गया मेरे पास है 5 सेमी। अब इसका जो टी एस है वो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको सोल्व करके आप आराम से जो इसका उत्तर है वो प्राप्त कर सकते हो, प्लस 10 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 10। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जो प्राप्त घनाभ है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आप प्राप्त कर लेंगे। तो ये मैंने बताया अभी आपको प्रश्न संख्या 4 है उसके बारे में। एक देखो इसमें आपको जो प्रश्न संख्या 5 है देखो उसको भी आपको देखना है, क्योंकि वो थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को। तो प्रश्न संख्या 5 को और देखो, 5 में क्या लिखा है, इसमें बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। देखो हमारे पास एक ये लकड़ी का बक्सा बना इस तरह से, ये मान लो, और ये इस तरह से बना है कि जो इसमें लकड़ी है उसकी आपको देखो मोटाई दी गई है, और लकड़ी देखो मोटाई है वो किस तरह से दी गई है उसको आप देखिए। तो यहाँ देखिए बगैर ढक्कन का मतलब क्या है कि ऊपर से खुला है ये, तो जो लकड़ी है वो क्या लगी है इसकी, देखो इन साइड बाकी सारी साइडों में लगी है, यानी ऊपर वाले छोड़ करके बाकी सभी साइडों में क्या इसमें लकड़ी है वो इसकी मोटाई है वो लगी हुई है। और यहाँ देख लो, और यहाँ पर भी आप इसको देख लो, और ये भी मेरे पास क्या रही है, जो लकड़ी है उसकी मोटाई आपको प्राप्त हो रही है। यहाँ पर देखो लकड़ी की मोटाई आ रही है बिल्कुल, और यानी केवल ऊपर वाले भाग को छोड़कर सभी भागों में क्या है कि लकड़ी जो मोटाई है वो आपको प्राप्त हो रही है। अब प्रश्न में लिखा क्या है कि इस लकड़ी की मोटाई कितनी है, वो 3 सेमी है। जो मोटाई आपको इधर देखिए ना लकड़ी की ये मोटाई कितनी है 3 सेंटीमीटर है। और साथ में क्या लिखा है कि जो इसकी बाहरी लंबाई है वो तारी 146 सेंटीमीटर, ये जो बाहरी लंबाई इसकी वो है 146 सेंटीमीटर, और जो इसकी बाहरी चौड़ाई है वो कितनी है 116 सेंटीमीटर है ये, और इसकी जो बाहरी ऊंचाई है वो कितनी है, वो है इसकी 83 सेंटीमीटर। अब देखो आपको क्या करना है, इसके अंदर की ओर पेंट करना है। आपको क्या करना है, इस बक्से के अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करना है, जबकि खर्च के अंदर क्या है 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी। अब देखो जब आप अंदर पेंट करोगे तो देखो इसके तो आप चारों दीवारों पर पेंट करोगे, साथ में आप इस फर्श पर भी पेंट करोगे, ऊपर से खुला ही है ना। अब अंदर की ओर पेंट करोगे और देखो इसकी लकड़ी की आपको मोटाई दे रखी है, तो सीधी सी बात है आपको अंदर की विमा है वो अलग से निकालनी पड़ेगी, यानी आपको लिखना पड़ेगा आंतरिक भाग के लिए, यानी जो इंटरनल पार्ट है उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसकी जो लंबाई चौड़ाई हो जाएगी वो आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। तो जो उस टाइम आपकी लंबाई क्या आएगी 146 है, देखो 3 सेमी इधर से कम हो रही है, यानी जो आंतरिक लंबाई वो आपकी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक की केवल मात्र। अब यहाँ से यहाँ तक होने का मतलब 3 सेमी तो इधर से कम हो गई है और 3 सेमी इधर से कम हो गई है, तो मान आपका आ गया 3 + 3 यानी 140 सेंटीमीटर। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो तो देखो हम बात कर रहे थे इस सवाल की जिसमें आपने अभी जो L है उसका मान निकाल लिया, क्योंकि इसमें 3 इधर से कम 3 इधर से 140 सेमी आ गया। जो B की बात कर रहे हैं, B आपका आएगा 116 है ना, तो इसमें आपका 3 इधर से कम हो गया ऐसे ही, और 3 इधर से कम हो जाएगा, तो क्या आएगा, यानी 3 + 3 यानी क्या आएगा मेरे पास 110 सेमी। और अगर आप H की बात करें तो H में केवल क्या है ऊपर से कम नहीं हो रहा है, H में केवल देखो ऐसे आपका 3 कम हो रहा, मतलब ये हो रहा नहीं नीचे वाला, तो यहाँ पर आएगा आपका 83 - 3 सेंटीमीटर, यानी कितना आएगा मेरे पास 80 सेंटीमीटर। अब जो इसका TS है वो नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, जो पेंट करने योग्य भाग है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है।
तो आपको लिखना है पेंट करने योग्य भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या आएगा आपके पास, तो मेरे पास क्या आएगा, घनाभ का सी एस आ जाएगा, घनाभ का सी एस ए प्लस आधार का क्षेत्रफल। यानी एक तो इसमें क्या हो गया, क्यूबॉइड ऑफ सी एस ए हो गया, और एक आपके पास क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस। अब क्यूबॉइड ऑफ सी एस ए क्या होता है आपका, यानी जो आपका मान है वो आ जाएगा कितना, 2 इंटू एच एल प्लस बी होता है, इसका आ जाएगा आपका एल इंटू बी। ठीक है ना। 2 इंटू एच की जगह क्या रखना, आपको 80 रखना है, और यहाँ पर आएगा 140 प्लस 110 और प्लस में 140 गुणा 110। इसको सरल करके पहले आप क्या निकालेंगे, जो इसका एरिया वो प्राप्त कर लेंगे। अब देखो बाद में इसकी कॉस्ट निकालनी है आपको, लागत निकालनी है। तो देखो लागत क्या आ रही है आपकी, 1000 सेमी स्क्वायर है ना, उसकी लागत आ रही है 2 रुपये, इसलिए 1 सेमी स्क्वायर की लागत क्या आएगी, 2/1000। और जब आप इस 2/1000 को क्या करेंगे, जो आपका उत्तर है उससे गुणा कर देंगे, तो उसके बाद में जो आपकी राशि आएगी वो क्या जाएगा, आपका आंसर आप प्राप्त कर लोगे। ठीक है ना। तो ये प्रश्न इसमें आपको इस तरह से करना है। एक देखो इसमें आपका जो छठा सवाल है, देखो वो भी मेरे दृष्टि में क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो छठे प्रश्न में क्या रहा है, छठा प्रश्न भी आप इसका और देख लो। तो देखो छठे प्रश्न की अगर हम बात करें तो उस प्रश्न में आपके पास आ रहा है क्या, कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग आ रहा है। यानी आपके पास घनाभ है, उसके लिए एल बी प्लस एच का योग कितना आ रहा है, 19 सेमी आ रहा है। ये पहले समीकरण है। दूसरा, विकर्ण की लंबाई आ रही है मेरे पास कितनी, 11 सेमी आ रही है, यानी विकर्ण आ रहा है मेरे पास 11 सेमी। तो यहाँ पर आप विकर्ण को क्या लिख दोगे, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल आ रहा है 11। दोनों पक्षों का आप वर्ग करोगे तो क्या आएगा मान, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उधर 121 आ रहा है 2 नंबर। ये पहले देखो आप इसमें ये 2 समीकरण बना लोगे। ठीक है ना। अब ये सवाल देखो थोड़ा सा टेक्निक से होगा। अब देखो आपको मैंने बता रखा है, जब आपके पास 3 चर हो, 3 वेरिएबल हो, और जब आपको क्या निकालना हो, उनका मान निकालो, आपको कम से कम 3 समीकरण चाहिए। आपके पास समीकरण 2 है और चर रह गए 3, तो इनका मान तो आप निकाल नहीं पाएंगे। तो टेक्निक से क्या निकालना पड़ेगा आपको, इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ वो आपको निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं चूंकि एल प्लस बी प्लस एच है, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ये फॉर्मूला पढ़ा आपने 9वीं क्लास में। अब इसका मान तो आपके पास आ रहा है 19 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान आएगा मेरे पास 121 प्लस में, अब इसमें देखो आप 2 तो लिख दो, बाहर अंदर आएगा LB प्लस BH प्लस HL। अब देखो इसका द्वारा मेरे पास 361 बराबर आ रहा है 121, और प्लस में क्या आ रहा है, घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो आपको हो गया। क्यों, ये होता है इसका फॉर्मूला संपूर्ण पृष्ठ का। तो मेरे पास यहाँ पर जो TS है वो कितना जाएगा, 361 माइनस 121 घटा देंगे आप 0, 4 और 240 सेमी स्क्वायर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसका मान है वो प्राप्त करना है। तो ये था आपका कौन सा सवाल नंबर जो 6 है, वो आपने ज्ञात कर लिया है। उसके बाद देखो एक अगर हम सवाल की बात करें तो देखो ये इंटो वाला जो प्रश्न ना, ये भी आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। तो इंटो वाले को प्रश्न क्या करना है कि ये दीवार बनाने के लिए आपको कितनी इंटो की आवश्यकता होगी, तो उसमें आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको जो मात्रक है ना वो दोनों का क्या करना है, बिल्कुल समान करना है। अब जैसे मान लो मेरे पास क्या है, दीवार है, तो देखो दीवार के लिए मेरे पास क्या आ रहा है, दीवार के लिए मेरे पास इसमें ये आ रहा है, यानी जो यहाँ पर लंबाई है वो तो मेरे पास आ रही है 44 मीटर, और चौड़ाई है वो कितनी आ रही है मेरे पास, वो आ रही है मान लो 35 सेमी, और ऊंचाई कितनी इसकी, यानी जो ऊंचाई आ रही है मेरे पास कितनी 15 मीटर आ रही है, एच का मान आ रहा है 15 मीटर। और अब सॉरी यहाँ पर 1.5 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। अब आपको देखो जो ईंट है, ईंट के लिए मान दे रखा आपको कितना, ईंट के लिए, तो यहाँ पर एल का मान तो आ रहा है मेरे पास 22 सेमी, और बी आ रहा है 10 सेमी, और एच आ रहा है 7 सेमी। अब पूछा है कि कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, तो इस कंडीशन में क्या करना आपको, सबसे पहले ये मान सारा सेंटीमीटर में, ये मीटर में आ रहा है, इनको पहले आप सेंटीमीटर बढ़ाओ सबको। तो 44 को सेंटीमीटर कैसे बनाओगे, 100 से गुणा करोगे तो हो गया 4400 सेमी, और ये तो है ही सेमी, इसको क्या लिखोगे आप 1.5 गुणा 100 यानी 150 सेमी। अब सीधा लिखना आपको ईंटों की संख्या बराबर, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे में क्या लिखोगे आप, एक ईंट का आयतन। अब दीवार का जो आयतन है वो क्या होता है आपका, L इंटू बी इंटू एच होता है, और इसका भी क्या आ रहा है, L इंटू बी इंटू एच। अब इन सबका मान रखो दो आप, तो दीवार के लिए तो आपका मान आ रहा है 4400, फिर गुणा बी का मान आ रहा है कितना, यानी 35, और एच का मान आ रहा है 150, और ईंट के लिए मेरे पास आ रहा है 22
10 और ये 7। अब इन सबको काट लोगे, अगर काट के जो उत्तर आएगा वो क्या देगा आपके पास, इंटों की संख्या आ जाएगी। तो ये देखो मैंने मेरी दृष्टि में जो आपकी 16.1 प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनकी मैंने आपको स्टडी करवाई है। अब आगे देखो आप 16.2 है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन वो आप देखिए आगे। तो देखो अगर हम 16.2 की बात करें तो इसमें देखो आपको बाकी प्रश्न देखो आप इसके सारे आप खुद कर लेंगे जो आपके यहाँ सवाल में आ रहे हैं। इसमें देखो मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 5 और जो 6 है ना उनकी देखो बातें कर लेता हूँ। 16.2 से संबंधित एग्जाम्पल नंबर 5 और 6। तो देखो 5 और 6 में आपको क्या दिया गया है उनको एक बार आप अच्छी तरह देख लो। तो उसमें आपको दिया गया है कि जो आपका मान है यहाँ पर वो आ रहा है कितना, यानी 5 नंबर जो प्रश्न आपका है उसमें तो देखो बेलन की त्रिज्या और देखो ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, यानी R अनुपात H आपके पास कितना आ रहा है, 1:3 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो जब भी आपके पास अनुपात में मान आ जाए, अनुपात में मान आए तो आपको हमेशा क्या करना है, उसको एक किसी तर्क से गुणा करके आप इनको मान सकते हो। तो यहाँ देखो R और H का अनुपात मेरे पास 1:3 है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आप R को तो मान लेंगे आप 1x और H को मान लेंगे आप कितना 3x, यानी आपने इनको एक निश्चित तरह से गुणा करके इनको मान लिया है। अब देखो उसके बाद में क्या करना आपको, जब आपने ये R और H मान लिया है, अब देखो प्रश्न में पूछा कि आपसे बेलन का आयतन दिया गया आपको कितना, बेलन का आयतन वो मेरे पास आ रहा है 3214 सेमी स्क्वायर, ये आ रहा है। अब आपको निकालना इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पहले आप आयतन से इसमें R और H का मान निकालेंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H बराबर आ रहा है 3214, तो 22/7 गुणा R का मान आ जाएगा आपका 1x का होल स्क्वायर, फिर 3x का होल, फिर इंटू आ रहा है उधर आ रहा है 3214। देखो जब आप इसको आगे सरल करोगे तो देखो सरल करने पर आपके पास ये इसमें कंडीशन है वो आ जाएगी। और क्या कंडीशन आएगी देखिए, इसमें आपके पास आएगा 22/7 इंटू मारा है x स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ रहा है 3x और वहाँ पर आ रहा है 3214। अब देखो 22/7 इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब बराबर आ रहा है 32 और ये 14। अब इसमें क्या करना आपको, जो एक्स क्यूब है उसका मान निकालना पड़ेगा आपको 32 14 और ये 7 गुणा में आ गया, बाकी ये दोनों क्या आ गए इसके भाग में आ गए हैं। अब इसमें आप पहले क्या करेंगे, भाग लगा करके जो x है उसका मान आप प्राप्त कर लेंगे। तो जब आप इसमें भाग वगैरह देंगे ना तो आपके पास एक्स क्यूब का मान क्या देगा 343 है, वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। जब एक्स क्यूब का मान ही आ गया तो आप क्या करेंगे, जो अब x है उसका मान क्या लेंगे आप, इसका क्यूब रूट लेंगे 343 का, जो क्या हो गया है 7 हो गया है। तो आपने x है उसको आपने कितना प्राप्त कर लिया है, 7 आपने प्राप्त कर लिया है। अब x 7 आने का मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास त्रिज्या है R वो मेरे पास आ रही है 7 सेमी, और अब जो h है वो कितना देगा 7 गुणा 3 यानी 21 सेमी। अब आपसे पूछा क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो आप आराम से निकाल लेंगे, यानी 2 पाई R प्लस H के फॉर्मूले के द्वारा ये सारा मान आपको इसमें रखना है। अब देखो एक जो ये प्रश्न इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है ना, ये एग्जाम्पल 6 आपका एक बार बोर्ड में पूछा हुआ है। तो मैं देखो इसको एक बार आपको दोबारा समझा दूँ कि 6 नंबर में आपसे क्या पूछा है। तो प्रश्न संख्या 6 है उसको एक बार आप फिर से देखिए। इसमें लिखा है कि रोलर की लंबाई 2 मीटर है और व्यास उसका है 1.4 मीटर। तो देखो रोलर जो होता है ना वो आपका क्या होता है, बेलनाकार होता है इस तरह से, ठीक है ना। और उसकी लंबाई तो कितना है 2 मीटर है उसकी लंबाई, और जो उसका यहाँ पर व्यास है वो है 1.4 मीटर। तो यहाँ पर त्रिज्या का मान मेरे पास क्या हो गया 0.7 मीटर ही हो गया। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको बताना है कि 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्रफल है उसको समतल करेगा। तो देखो सबसे पहले ये एक चक्कर में कितना करेगा, तो देखो जब ये रोलर घूमेगा तो इसका जो वक्र पृष्ठ नहीं है ये वाला, ये जमीन पर टिकेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा पहले एक चक्कर में समतल होने वाले भाग का क्षेत्रफल जो मेरे पास कितना आ जाएगा, जो आ जाएगा 2 पाई RH, यानी 2 गुणा 22/7 इंटू त्रिज्या का मान मेरे पास क्या है 0.7 और H का मान आ रहा है 2। इसको अब देखो पॉइंटों में कई बच्चों के समझ गए पॉइंटों में काटना नहीं आता है। तो देखो 0.7 है, अब इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, बट्टे में 1 मानेंगे, एक संख्या है ना तो 1 शून्य मान लो और पॉइंट को हटा दो, हट गया पॉइंट। अब इनको काट लो तो मेरे पास मान आ गया 2244 और दूनी 88/10 यानी 8.8 मीटर स्क्वायर।
ये तो अभी आपने क्या निकाला है, एक चक्कर में समतल होने वाले भाग का क्षेत्रफल निकाला है। लेकिन आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, 5 चक्कर का पूछा है, तो आप लिखोगे 5 चक्कर में समतल होने वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी 8.8 को 5 से गुणा कराएंगे तो माना आएगा आपका 8 × 40, 40 × 4 44, यानी 44.0 मीटर स्क्वायर। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, इसमें 5 चक्कर में समतल होने वाले भाग का क्षेत्रफल वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो आगे हम बात कर रहे हैं किसकी, अब देखो प्रश्नावली में कुछ प्रश्न है उनकी देखो हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखो 16.2 में पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आप दोनों खुद कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसी तरह आप देखो तीसरा प्रश्न है उसमें भी कर लेंगे। देखो बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, देखो बेलन का सिरा होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, वृत्ताकार होता है। देखो ये जो बेलन होता है, तो देखो बेलन में अगर आप इसके एक सिरे की बात कर रहे हो तो सिरे का मतलब इसकी बात करेगा मात्र, ये सिरा कैसा है, इसका वृत्ताकार है। जो बेलन का सिरा है वो क्या है, वृत्ताकार। यहाँ पर बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 होने का मतलब आपको वृत्त का क्षेत्रफल वो कितना दिया गया, आपको 154 सेमी दिया गया है। तो इससे पहले आप क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर आपसे जो पूछा है वो आप मान इसमें प्राप्त कर लेंगे। अब देखो इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट देखो प्रश्नों की बात करें तो इसमें एक तो आपका ये सवाल नंबर 4 है, उसमें देखो दो बेलनों की देखो त्रिज्याओं और ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा आपको, और आपको उसमें क्या प्राप्त करना है, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो आपको प्राप्त करना है। तो देखो दोनों की त्रिज्या का अनुपात तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2:3 आ रहा है, और उनकी देखो ऊंचाइयों का अनुपात कितना आ रहा है, वो मेरे पास आ रहा है कितना, 5:4। अब देखो आपको इसमें पूछा क्या है, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों और आयतनों का अनुपात। तो यहाँ पर आप R1 को क्या मान लेंगे, आप 2x, और R2 को मान लेंगे आप 3x। इसी तरह आप H1 को मानेंगे 5y, और H2 को मानेंगे आप 4y। ठीक है ना। अब दोनों के देखो S1 बटा S2 निकालोगे तो इसका तो हो गया 2πr1h1, इसका 2πr2h2। अब यहाँ देखो दोनों कट जाएंगे, ये R1 आपका 2x है, ये 5y है, ये 3x है, और ये 4y है। x गया, इसे ये गया, अब इससे कटा इसको 2 बार, 5/6, यानी 5:6। ऐसे आप जो इनके आयतनों का अनुपात है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बताया मैंने आपको कौन सा, जो सवाल नंबर 4 था वो। अब देखो इसी तरह आप जो 5वां प्रश्न है वो भी देखो आप ऐसे ही कर सकते हो। तो देखो 5वें प्रश्न में आपके पास क्या आ रहा है, 5वें प्रश्न में है एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, यानी आपके पास TSA आ रहा है कितना, 462 सेमी स्क्वायर आ रहा है। अब TSA का मतलब क्या हो गया, 2πr और r + h बराबर आ रहा है 462, यानी 2πr² प्लस 2πrh कितना आ रहा है, 462। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है ना। उसके बाद उसमें क्या लिखा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो संपूर्ण पृष्ठीय का 1/3 है, या जो इसका CSA है वो क्या है, 1/3 भाग है किसका, TSA का। तो यहाँ पर CSA का मान आपका हो गया 2πrh, क्योंकि पता नहीं आपको इसका 1/3। अब देखो TSA का मान आपको यहाँ पर देखो दे रखा है कितना, 462, यानी जो आप 462, तो आपका मान आ गया 2πrh बराबर, इससे काट लेंगे अगर आप इसको 1, फिर आपका बचा यहाँ पर 1 6 5 बार 15, फिर 4 3 12, 154, समीकरण नंबर 2। अब देखिए आपको करना क्या है, पहले इसमें आपको r और h का मान प्राप्त करना पड़ेगा ना। अब यहाँ समीकरण 1 में आप इसकी जगह क्या रख दोगे, ये रख दोगे, तो आपके पास मान आएगा 2πr² प्लस 154 बराबर आ गया 462। इसको आप उधर भेज देंगे तो मान आपका आएगा 462 - 154, और जो 2πr² है उसका मान जो बचेगा वो देख लेंगे आप। उसके बाद में आप इसे क्या प्राप्त कर लेंगे, त्रिज्या प्राप्त कर लेंगे, और त्रिज्या प्राप्त करने के बाद में जो इसमें आपसे बेलन का आयतन पूछा है वो आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में एक जो सवाल आपका इसमें इंपॉर्टेंट है वो कौन सा हो रहा है, एक तो देखो इसमें आपका 10वां सवाल इंपॉर्टेंट है, एक इसमें आप मान लो इसका जो 11वां सवाल है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो 10वां सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार आप ढंग से देखिए 10 के सवाल में आपको क्या दिया गया है। तो देखो 10 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है, यानी 20 मीटर तो गहरा ये कुआं है इस तरह से, जो 20 मीटर तो क्या है गहरा, और 7 मीटर क्या इसका व्यास है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 7/2 मीटर हो गई। ये कुआं खोदा गया है, हमें करना क्या है, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। इससे निकली मिट्टी से आपको क्या बनाना है, एक 22 मीटर गुणा 14 मीटर में आपका एक चबूतरा आपको इसमें बनाना है। तो ये चबूतरा जो होगा आपका वो किस शेप में हो जाएगा, आपका यहाँ पर घनाभागाकार शेप में हो जाएगा। तो इसके देखो डिमेंशन क्या आ रही है, ये 22 मीटर तो लंबा है, और 14 मीटर क्या ये इसका चौड़ाई दे रखी है आपको, और आपसे पूछी क्या है, जो चबूतरे की हाइट है वो आपसे यहाँ पर पूछी गई है। अब देखो
मैंने बता दिया आपको कि इन सवालों में क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो बता रखा है, मानना है पहले क्या माना आपने, यानी चबूतरे की जो हाइट है वो आपने क्या मान ली है h मीटर। उसके बाद में आपको देखना है कि जब आप एक वस्तु को दूसरी वस्तु बदल रहे हैं, यानी जो कुएं की मिट्टी है उसी से क्या बना रहे हो आप, चबूतरा बना रहे हो, तो दोनों का आयतन क्या हो गया, बिल्कुल समान हो गया। तो आपको लिखना है प्रश्नानुसार चबूतरे का जो आयतन है वो किसके बराबर आएगा, कुएं के आयतन के बराबर आएगा। तो इसका तो हो जाएगा आपका L इंटू बी इंटू एच, और कुएं का हो गया पाई आर स्क्वायर एच। इसको आप कैपिटलाइज मान लो। अब L का मान तो 22 दीर्घा है, B का 14, H आपको प्राप्त करना है। यहाँ पर पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान 7/2 गुणा 7/2, ऊंचाई का मान क्या है 20। अब इसको देखो सरल कर लो एक बार, आप पहले काट लो, 7 कट रहा है 11 बार और ये 10 बार। अब आपका यहाँ पर मान आ गया 22 गुणा 14 गुणा h बराबर आ गया है 11 गुणा 7 गुणा 10। अब देखो अब h का मान कैसे प्राप्त करेंगे आप, इसमें h का जो मान है वो प्राप्त करेंगे आप 11 गुणा 7 गुणा 10 बटे में आ रहा है 22 गुणा 14। अब h का मान देखो मेरे पास क्या आएगा, इससे कटा इसको 2 बार, 7 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5/2, h का मान क्या आ गया 2.5 मीटर। अब लास्ट में आप पुनः लिख दोगे, अतः जो चबूतरे की ऊंचाई है वो कितनी होगी 2.5 मीटर होगी। ये सवाल आपको इस तरह से करना था। अब देखो उसमें बाद में 11वें सवाल में पूछा है कि एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है, यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो उसका क्या निकालना, आपको भीतरी वक्र पृष्ठ है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसमें त्रिज्या देखिए आपको बेलनाकार बर्तन की, तो उसका मतलब पानी भरा जा सकता है सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब उसको आपको आयतन दिया गया है। तो आयतन से पहले आप क्या निकालेंगे, जो इसकी ऊंचाई है वो प्राप्त कर लेंगे, और ऊंचाई प्राप्त करने के बाद में क्या करना आपको जो इसकी मतलब त्रिज्या देखा बहुत होगा, तो इसमें आप क्या करेंगे ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे। ऊंचाई आने के बाद में क्या निकालना है, इसको जो भीतरी वक्र पृष्ठ है उसमें आप 2πr/h का फॉर्मूला लगा के वो प्राप्त कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों आज हमने ये 16.2 तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी स्टडी की है। बाकी आपको अगर किसी भी प्रश्न में कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आवश्यक रूप से इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत माध्यम से पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।